हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम उन सभी नए टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे जो इन दिनों आरपीएससी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में जोड़े हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम चर्चा करने वाले प्रमुख आयोग वाले टॉपिक के बारे में, और इसमें जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में जोड़े गए, जो टॉपिक नए प्रमुख आयोग आरएस में जोड़े गए, पीएसआई में जोड़े गए, या फिर जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जोड़े गए, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख आयोग। और यहां हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है। जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए हमने क्या किया है, हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया है। यानी मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, मानव के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बनाया है, उसका गठन किया। वहीं पर बात किया जाए कि यूएनओ के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पेरिस सिद्धांतों को वर्ष 1993 में अपनाया गया। एक्चुअली मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनको बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया। पेरिस में हमने क्या किया, एक कन्वेंशन बुलाया, और उसी के सिद्धांतों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। कब? 1993 में। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1993 बनाया गया। यानी मानव के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए पेरिस में एक कन्वेंशन बुलाया और उसके सिद्धांतों को स्वीकार किया 1993 में। और भारत में वर्ष 1993 में एक अधिनियम बनाया गया, 1993 का अधिनियम। याद रखना, इस अधिनियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इस अधिनियम के संबंध में अध्यादेश कब जारी किया गया, तो याद रखना अध्यादेश जारी किया गया 28 सितंबर वर्ष 1993 को, जिस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम था? तो याद रखना शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने इस समय अध्यादेश जारी किया, और बाद में हमने इस अधिनियम की अधिसूचना जारी कब की? 8 जनवरी 1994। 8 जनवरी वर्ष 1994 को हमने इसकी अधिसूचना जारी की। और इस तरह से हमारा जो एक्ट बना, वो एक्ट बना 1993 का अधिनियम, जो मानव अधिकारों से संबंधित काम करता है। देखिए, ये एक सांविधिक आयोग है। जब मैं आयोगों के बारे में बात करता हूं, जब हम आयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम जो आयोग पढ़ रहे हैं, या हम जिन आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो आयोग कौन कौन से। तो देखो, ये सांविधिक आयोग है। ये कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं यहां चर्चा करता हूं किसके बारे में, आयोग के बारे में, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे आयोग 3 प्रकार के होते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं प्रमुख आयोगों के बारे में, और आयोग जो है वो आयोग कितने प्रकार के होते हैं? आयोग 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक याद रखना है आपको, क्या? संवैधानिक। एक क्या याद रखना है? संवैधानिक आयोग। एक आपको याद रखना है क्या? सांविधिक आयोग। संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग। और एक आपको याद रखना है गैर संवैधानिक आयोग। कौन सा आयोग? गैर संवैधानिक आयोग। क्लियर है ये वाली बात? तो ये आपको बातें याद रखनी है। एक संवैधानिक आयोग है, एक सांविधिक आयोग है, और एक गैर संवैधानिक आयोग है। जब मैं यहां बात करता हूं संवैधानिक आयोग के बारे में, तो आप सब लोग जब भली भांति परिचित हैं कि संवैधानिक आयोग का मतलब क्या है। वे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। जिनका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो याद रखना, वे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। जिनका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। सांविधिक आयोग वे आयोग जिनका निर्माण जो है संसद विधि बना करके करती है। संसद क्या करती है? तो संसद विधि द्वारा इनका क्या करती है? गठन करती है। वो सारे क्या है? सांविधिक आयोग है। और गैर संवैधानिक आयोग ये किसकी सिफारिश पर बनाए जाते हैं? तो याद रखना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इनका गठन किया जाता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इनका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो 3 प्रकार के आयोग हैं। संवैधानिक जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है, सांविधिक जो संसद के द्वारा अधिनियम बना करके किया गया,
और गैर संवैधानिक मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हमने इनका गठन किया। अब देखो यहां पर हमने बात की ये एक सांविधिक आयोग है, मतलब संसद के द्वारा विधि बना करके इसका गठन किया गया। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि संसद के द्वारा इनके संबंध में विधि बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? तो याद रखना संसद के द्वारा। लेकिन अध्यादेश जारी हुआ 28 सितंबर 1993 को, और राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो शंकर दयाल शर्मा। अधिसूचना जारी हुई 8 जनवरी 1994 को। तो इसका मतलब ये कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है संसद के अधिनियम के द्वारा इसका क्या किया गया? तो याद रखना संसद के अधिनियम के द्वारा इसका क्या किया गया? तो इसका गठन किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर संसद ने कोई अधिनियम बनाया है, इसका मतलब 1993 का अधिनियम है। अब उस अधिनियम में आपको पता है धाराएं होती है, अधिनियम में अध्याय होते हैं। ठीक है, देखो यहां पर आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है क्या कि मानव अधिकारों से संबंधित आयोग का गठन। याद रखना मैं बात कर रहा हूं यूएनओ के बारे में, वहां पर सबसे पहले तो मानव अधिकारों से संबंधित जो आयोग बनाया गया उसका गठन एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में वर्ष 1946 में किया गया। सबसे पहली बार मानव अधिकारों से संबंधित जो आयोग बनाया गया वो 1946 में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में बनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो परिषद है उसका गठन 10 दिसंबर 1948 में किया गया। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948 में किया गया। और यही कारण है कि हम 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। दो बातें याद रखना, एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकारों से संबंधित आयोग का गठन किया गया 1946 में, और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया 1948 में। और यह कब किया गया? 10 दिसंबर को। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। क्लियर है ये वाली बात? ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। फिर आगे देखो, ये है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन सा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इस 1993 के अधिनियम में लगभग अध्याय कितने हैं? तो याद रखना अध्याय कितने हैं? तो अध्यायों की संख्या है 8। और लगभग धाराएं कितनी है? तो धाराएं हैं 43। कितनी धाराएं हैं? तो याद रखना धाराएं कितनी हैं? 43। यानी ओवरऑल 8 अध्याय हैं और ओवरऑल 43 क्या है? धाराएं हैं इस पूरे अधिनियम में। हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मतलब क्या पढ़ना है? अध्याय 2 और धारा 3 से लेकर के धारा 11 तक के बारे में हमें चर्चा करनी है। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला जो अध्याय है, वो ये वाला अध्याय हमें बढ़िया तरीके से पढ़ना है। चले, अब जैसे मान लीजिए आपने अगर कभी राज्य मानवाधिकार आयोग भी पढ़ा है तो अध्याय 5 पढ़ना है और धारा 21 से लेकर के 29 तक पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें जो है वो बढ़िया तरीके से क्या करनी है? याद रखनी है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है और ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है। क्लियर है? इनके कार्य व शक्तियां जो है वो 12 से 16 के बीच है धाराओं में। तो यहां पर आपको ये बेसिक चीजें समझनी है। कब अध्यादेश जारी किया गया, कब अधिनियम की अधिसूचना जारी की, किस तरह से हमने परिषद का गठन किया, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकारों का परिषद का गठन कब किया गया, या फिर कितने अध्याय हैं या फिर कितनी धाराएं हैं। यहां पर चीजों को थोड़ा सा समझेंगे और यहां से चीजों को समझते हुए अपन आगे चलेंगे। चलिए अब समझिए, यहां पर देखिए सबसे पहली बात धारा 3, अध्याय 2 और धारा 3। धारा 3 में याद रखना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना है। अब यहां पर आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है कि हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं धारा 3 के बारे में, और धारा 3 बात करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना। ठीक है, आप गठन कह दीजिए या फिर आप इसकी संरचना के बारे में बात कर लीजिए। सुनिए, यहां पर मैं 2 तरह से चीजें आपको बताऊंगा। एक, सबसे पहली बात, गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा गठन किया गया 12 अक्टूबर वर्ष 1993 को। कब किया गया? 12 अक्टूबर वर्ष 1993 को इसका गठन किया गया। और अगर मैं इसकी संरचना के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी संरचना है 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य। कौन से सदस्य हैं? पदेन। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब 1 अध्यक्ष है, 5 सदस्य हैं और 7 पदेन सदस्य हैं। अध्यक्ष के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? तो देखो समझो, अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो याद रखना अध्यक्ष बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, या अन्य न्यायाधीश। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, और वो भी कैसा, तो याद रखना सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। पहले केवल मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता था। वर्ष 2019 में हमने ये संशोधन किया कि भाई साहब अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, पहले मुख्य ही बना करता था। फिर देखो 5 सदस्य हैं, कितने लोग हैं, 5 सदस्य हैं। इनमें से याद रखना एक सदस्य जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है या रहा हो, ये हो या रहा हो, ठीक है। एक व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या तो हो या रहा हो, या तो हो या रहा। और याद रखिएगा 3 सदस्य वे होंगे जिन्हें मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, ठीक है, मानव अधिकारों का विशेष अनुभव, मानव अधिकारों का विशेष अनुभव, ठीक है, मानव अधिकारों का विशेष अनुभव हो। और इन 3 में से याद रखना एक महिला का होना जरूरी है। किसका जरूरी है, एक महिला का होना जरूरी है। और ये प्रावधान हमने कब ऐड किया, वर्ष 2019 में ऐड किया। जबकि 7 लोग कौन होते हैं, 7 लोग पदेन सदस्य होते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारा डेटा याद रखना है, इस तरह से आपको ये सारी बातें याद रखनी है, हमारे लिए काम की है, परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे एक बार मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, देखते हैं यहां पर कहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई है। देखिए धारा 3 में है इनका गठन और इनकी संरचना कैसी है उसके बारे में। गठन 12 अक्टूबर 1993 को मुख्यालय दिल्ली में है, कहीं और भी मुख्यालय हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के अनुमोदन से अन्य स्थान पर हम इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब संरचना, एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य है, 7 पदेन सदस्य है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना, ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सेवानिवृत्त आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये वाली बात आपको याद रखनी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त क्या होना चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, लेकिन वर्ष 2019 में हमने संशोधन किया और क्या व्यवस्था की, अन्य न्यायाधीश भी ये बन सकता है, क्या, अध्यक्ष। क्लियर है ये वाली बात। तो धारा 3 में क्या याद रखना है, गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। संरचना में 1 + 5 + 7, एक अध्यक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो, है ना, यानी रिटायर है, उसको बनाया जाएगा। अन्य वाला प्रावधान 2019 में जोड़ा गया। 5 सदस्य कौन होंगे, तो 5 सदस्यों के बारे में अभी अपन बात करते हैं। ये देखो 5 सदस्य कौन होंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो देखो एक सदस्य कौन होगा, तो आपको याद रखना है एक सदस्य कौन होगा, तो देखो एक सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो या रहा हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। 3 जिन्हें मानव अधिकारों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो, और उनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। और ये वाला प्रावधान हमने 2019 में जोड़ा, और ये मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये वाली बात यहां क्लियर कर दी, डिटेल से मैंने आपको ये वाली बात समझा दी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगला देखो, तो संरचना के बारे में हमने बात कर ली और धारा 3 के बारे में हमने बात कर ली। वहीं पर अगर मैं चर्चा करूं पदेन सदस्य कौन कौन है, तो देखो यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष व दिव्यांगजन, यानी जितने भी दिव्यांगजन आयोग हैं, यानी जो दिव्यांगजन आयोग है उसका अध्यक्ष क्या होगा, तो उसका अध्यक्ष इसका मेंबर होता है। चले आगे चलिए देखिए, ये वाला प्रावधान देखिए, ये वाला प्रावधान, ये वाला प्रावधान और ये वाला प्रावधान, है ना, पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार और दिव्यांगजन, ये तीनों प्रावधान वर्ष 2019 में ऐड किया।
कब ऐड किया? तो याद रखना ये वर्ष 2019 में ऐड किया, ये पहले नहीं हुआ करते थे। 2019 में इन तीनों प्रावधानों को हमने ऐड किया, चाहे हम विकलांग आयोग के बारे में बात करें, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में बात करें, या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करें। क्लियर है? तो ये तीन बातें हमने बाद में जोड़ी, पहले नहीं हुआ करती थी। ये 7 सदस्य कौन होंगे? पदेन सदस्य होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वाला जो धारा है 3, ये आपको समझ आई होगी बढ़िया तरीके से, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए वहीं पर मैं बात करूंगा किसके बारे में? धारा 4 के बारे में, कि धारा 4 बात करता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। किसके बारे में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। तो देखो सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर क्या किया जाता है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। तो देखो चयन समिति में कितने लोग होते हैं? 6 सदस्य होते हैं चयन समिति में। 6 को कैसे याद रखोगे? तो देखो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति, माफ करें, उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। याद रखना उपसभापति इसलिए है क्योंकि यह राज्यसभा का सदस्य होता है। यह राज्यसभा का क्या होता है? तो याद रखना यह राज्यसभा का सदस्य होता है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, और उस चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उस चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में उपसभापति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। और ये जो चयन समिति होगी इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा बेटा? तो प्रधानमंत्री होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से कि चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है और उसका मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। फिर देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं धारा 5। देखो धारा 3 में इनकी गठन व संरचना थी, धारा 4 में नियुक्ति थी, और धारा 5 में है इनका त्यागपत्र व हटाया जाना। अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र और उनका हटाया जाना। इनको ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो सीधी सी बात है कि त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। याद रखना राष्ट्रपति को एड्रेस करते हुए ये लोग अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। और वहीं पर बात आती है कि आखिर इनको हटाया कैसे जाएगा? तो याद रखना इनको ठीक उसी प्रकार से हटाया जाता है ना, जैसे हम कहां पढ़ते हैं? तो जैसे हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं ना। तो याद रखना सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कौन हटाता है बेटा? तो राष्ट्रपति हटाता है। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट याद रखना है आपको, है ना, कि सिद्ध कदाचार काम करने में असमर्थ हो, या फिर मान लीजिए कोई मिसबिहेव किया और वो सिद्ध हो जाए, तो सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, और जांच करने के बाद रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हें हटा देगा। लेकिन राष्ट्रपति खुद से भी हटा सकता है यदि वह क्या हो जाए? पागल हो जाए, दिवालिये हो जाए, विकृत हो जाए, भेजा खराब हो जाए, शारीरिक या मानसिक शैथिल्य हो, शरीर शैथिल्य हो जाए, काम करने में असमर्थ हो, अपराधी हो, लाभ का पद ग्रहण कर ले। यानी इन परिस्थिति में राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के भी हटा सकता है। इसके अलावा अगर आपको हटाना है इन्हें, तो सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर जब तक सर्वोच्च न्यायालय जांच नहीं करेगा और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं देगा, तब तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा। बोलो क्लियर है क्या ये वाली बात? यहां तक का मामला ठीक है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है? तो याद रख लेना धारा 5 में है अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र, जो कि ये राष्ट्रपति को देते हैं, और हटाया जाना सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे चलें, याद रह जाएगा। फिर देखिए इधर पदावधि, धारा 6 के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है पदावधि या कार्यकाल। पदावधि या कार्यकाल का मतलब क्या है कि इनका कार्यकाल कितना है, इनकी पदावधि कितनी है, पद पर रहते हुए जो काम करते हैं वो काम कितना है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखो प्रारंभ में इनका कार्यकाल हुआ करता था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी क्या हो पहले हो।
5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी क्या हो पहले हो। क्लियर है ये वाली बात? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो, ये पहले हुआ करता था कार्यकाल। लेकिन और एक बात याद रखना, पहले पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे। 2019 में हमने 2 संशोधन किए। क्या हमने कह दिया? कार्यकाल 3 साल व 70 वर्ष की आयु, यानी या तो आपको काम करते हुए 3 साल हो जाते हैं पहले, या फिर उम्र पहले 70 साल की हो जाती। अगर ये स्थिति है तो आपको त्यागपत्र देना है, आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आप पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। अब आपको क्या किया जाएगा? रीअपॉइंट किया जा सकता है उसी पद पर। और याद रखना, ये दोनों प्रावधान हमने 2019 में जोड़े। कब जोड़े? 2019 में हमने जोड़े हैं। याद रखना, जब हम 2019 के बारे में बात करते हैं कि 2019 में क्या क्या संशोधन हुए, ठीक है, तो 2019 में आपको 3 संशोधन याद रखने। कितने संशोधन याद रखने? 3 संशोधन आपको 2019 में याद रखने। सबसे पहला संशोधन याद रखिएगा, क्या? अध्यक्ष। पहले कौन होता था? तो सुप्रीम कोर्ट का केवल मुख्य न्यायाधीश होता था, तो अध्यक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है। अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, जो पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, अध्यक्ष पहले मुख्य बनता था, अब अन्य भी बन सकता है। फिर देखो दूसरा, कार्यकाल। ठीक है, क्या याद रखेंगे? कार्यकाल। पहले कार्यकाल हुआ करता था 5-70, अब उसको कितना कर दिया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कार्यकाल के बाद पहले पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हुआ करते थे। किसके पात्र नहीं थे? अब पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। पहले पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे, अब पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। बोलो क्लियर है? ये वाली बात याद रह जाएगी। और ये तीनों संशोधन कब किए हमने? 2019 में किए। याद रखना, कभी कभार इस तरीके से भी चीजें आ जाती है, तो हमने 2019 में संशोधन किए हैं ये 3। और यहां पर आपको कार्यकाल के बारे में ये वाली बात याद रखनी है। तो देखो, धारा 3 में क्या है? गठन व संरचना। धारा 4 में क्या है? उनकी नियुक्ति। धारा 5 में हमने क्या पढ़ा? तो धारा 5 में हमने पढ़ा उनको त्यागपत्र देना या हटाया जाना। और धारा 6 में हमने पढ़ लिया क्या? उनका कार्यकाल। क्लियर है ये वाली बात? यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। फिर मैं बात करूंगा उसके बाद, देखो यहां पर धारा 7, कार्यवाहक अध्यक्ष। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष। देखो, कार्यवाहक अध्यक्ष आप सब लोग जानते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों में से नियुक्ति की जाती है। और ये कब करते हैं? जब तक कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर वो काम करने में असमर्थ हो, तब तक, है ना। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, कार्य करने में असमर्थ हो, या फिर वो त्यागपत्र दे देता है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, सदस्यों में से की जाती है। कब? जब अध्यक्ष काम करने में असमर्थ हो, त्यागपत्र दे दे, पद खाली हो जाता है, तब। ठीक है, फिर देखो इसके बाद आगे की बात करते हैं। क्या? तो समझो यहां पर धारा 8। धारा 8 में हम क्या बात कर रहे हैं? धारा 7 में कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में अपन ने बात करी है ना, याद रखना। धारा 8 में हम बात करेंगे इनके वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तों का निर्धारण। और ये सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। अब देखो, वेतन और भत्तों के बारे में बात करेंगे ना, तो आपको याद रखना है कि वेतन अध्यक्ष का होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, और सदस्य का होता है अन्य न्यायाधीश के समान। यानी अध्यक्ष का होगा 280 और सदस्य का होगा 2,50,000 रुपए। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, वो करता है कौन? केंद्र सरकार। वेतन भत्ते इजी है, वेतन भत्ते आसान है, वेतन भत्ते आप लोगों को वैसे ही समझना है। फिर देखो इधर, फिर मैं बात करता हूं आयोग में रिक्तियों के होते हुए भी किए गए कार्य विधिमान्य होंगे। धारा 9। इस आयोग, इस अधिनियम की धारा 9 ये कहती है कि मान लीजिए इस आयोग में कोई पद खाली है ना, जैसे समझिए हमने यहां पर बात की कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 1+5 इसकी संरचना है। लेकिन मान लीजिए कोई पद खाली चल रहे हैं, तो याद रखिएगा पदों के रिक्त होने पर भी इनके द्वारा किए गए कार्य वैलिड माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। मतलब ये वाला फैक्ट हमारा सही है। आयोग में रिक्तियों के होते हुए भी कार्य कैसे माने जाएंगे? विधिमान्य माने जाएंगे। कार्य जो है वो लीगल माने जाएंगे। आप उन्हें इलीगल नहीं कहेंगे, अमान्य नहीं कहेंगे। फिर देखो
धारा 10 ये कहती है आयोग द्वारा अपनी प्रक्रियाओं के लिए क्या बनाए जाएंगे, तो आयोग अपनी प्रक्रियाओं के लिए नियम खुद बनाता है। कौन बनाएगा, आयोग बनाएगा। अपनी प्रक्रियाओं के लिए क्या बनाएगा, तो नियम खुद बनाता है। ठीक है, फिर याद रखना, यानी ये खूब सारी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी प्रक्रिया के लिए नियम या राष्ट्रीय मानवाधिकार की प्रक्रियाओं के लिए नियम केंद्र सरकार बनाती है, तो गलत है। आयोग खुद अपनी प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, रिक्तियों के होते हुए भी काम चलेगा। वेतन भत्ते सेवा शर्तों के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर देखो यहां पर यहां पर हमें बात करनी है किसके बारे में, धारा 11 आयोग के अधिकारी और आयोग के कर्मचारी। याद रखना, आयोग के अधिकारी कौन होते हैं, आयोग के कर्मचारी कौन होते हैं, उनके बारे में। आयोग दो तरह से काम करता है, एक तो काम करता है कौन सा, सामान्य, और एक काम करता है जांच संबंधी। ठीक है, ये कौन से कार्य हो गए, तो सामान्य कार्य हो गए। ठीक है, सामान्य कार्य में एक महासचिव होता है जो आईएएस होता है, यानी एक सचिव रैंक का व्यक्ति होता है। जनरल जितने भी काम है वो करने के लिए एक महासचिव बनाया जाता है, और वो कोई सीनियर आईएएस होता है, कोई आईएएस रैंक यानी सचिव रैंक का कोई व्यक्ति होता है। और जांच संबंधी कार्य कौन करता है, तो पुलिस महानिदेशक रैंक का कोई व्यक्ति होता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पुलिस में महानिदेशक के रैंक पर काम कर चुका हो, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, वो इनके पदों पर क्या करता है, वो काम करता है। क्लियर है, ये वाली बात याद रह जाएगी। तो ये वाली बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। वहीं पर मैं बात करूं, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, तो केंद्र सरकार को देते हैं। कौन सी धारा है, धारा 20 है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। अब एक बार मैं यहां थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, जितनी भी धाराएं हमने पढ़ी है, जिस तरह से ये आयोग काम करता है। ठीक है, तो देखो धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। एक धारा और हमने पढ़ी थी, धारा 20। देखो एक बार इधर, धारा 3 में क्या है, तो याद रखना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन। क्या है, गठन, याद रह जाएगा। धारा 4 में क्या है ना, तो याद रखना धारा 4 में है इनकी नियुक्ति, धारा 4 में नियुक्ति। धारा 5 में क्या है, तो याद रखना धारा 5 में है त्यागपत्र व हटाना। धारा 6 में क्या है, तो धारा 6 में है कार्यकाल। ठीक है, धारा 7 में क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष। धारा 7 में क्या है, तो याद रखना कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष। धारा 8 में क्या है, तो याद रखना धारा 8 में हम बात करेंगे वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, वेतन भत्ते व सेवा शर्तें। धारा 9 में क्या है, तो याद रखना धारा 9 में आपको याद रखना है कि रिक्तियों के होते हुए भी, किसके होते हुए भी, याद रखना रिक्तियों के होते हुए भी कार्य क्या माने जाएंगे, तो याद रखना कार्य विधिमान्य माने जाएंगे। कि कैसे माने जाएंगे, विधिमान्य। और धारा 10 में आपको याद रखना है अपनी प्रक्रिया के लिए क्या बनाएंगे, तो याद रखना ये प्रक्रिया के लिए अपने नियम खुद बनाते हैं। धारा 11 में क्या है, तो धारा 11 में इनके कार्यों के बारे में है। याद रखना कि जो सामान्य कार्य है वो सामान्य कार्य कोई सचिव रैंक का व्यक्ति करेगा। ठीक है, और जो प्रशासनिक कार्य है, ठीक है, वो प्रशासनिक कार्य कौन करेगा, तो याद रखना पुलिस महानिदेशक रैंक का व्यक्ति करेगा। कौन करेगा, पुलिस महानिदेशक रैंक का व्यक्ति करेगा। और यहां पर क्या बताई गई है, तो यहां पर बताई गई है रिपोर्ट। और रिपोर्ट ये किसको देगा, तो याद रखना रिपोर्ट देगा किसको, केंद्र सरकार को। रिपोर्ट किसको देगा ये, तो केंद्र सरकार को। चलें आगे, यहां पर देखो मैंने एक ओवरऑल आप लोगों के लिए सारा डेटा जो है एक प्रॉपर तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, जिससे आप लोगों को इसको पढ़ना और समझना बड़ा आसान रहे। ये धाराएं देखो परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें ये धाराएं बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, तो आपको थोड़ी सी धाराओं पर क्या करना है, ध्यान देना है, चर्चा करनी। अब देखो फिर मैं बात करता हूं ये आयोग करता क्या है, इस आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो उस आयोग के कार्यों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। ठीक है, कि आयोग के कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, प्रमुख कार्य, जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सा आयोग पढ़ रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में
हम जो चीजें पढ़ते हैं वो किस तरह से काम आती। मानव अधिकारों की रक्षा तो करता है, लेकिन मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित ये कौन कौन से काम करता है, तो उसके बारे में चीजें आपको ध्यान देनी। देखो, तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो यह आयोग जाता है, मतलब यह आयोग क्या करता है, उसकी जांच करता है ना। जांच स्व प्रेरणा से भी की जा सकती है, सुवो मोटो भी कर सकता है, और न्यायालय के आदेश पर भी कर सकता है। याद रखना, ये स्वयं भी जांच कर सकता है और कोर्ट के आदेश से भी जांच की जा सकती है। जेल व बंदी गृहों का निरीक्षण कर सकता है, जेलों में जा सकता है, बंदी गृहों में जाकर वहां निरीक्षण कर सकता है कि वहां रहने वाले जो कैदी हैं क्या उनके साथ उचित व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में। मानव अधिकारों से संबंधित वैधानिक मामलों की क्या कर सकता है, समीक्षा। मानव अधिकारों से संबंधित जो वैधानिक मामले हैं, जो लीगल मामले हैं, उनकी समीक्षा कर सकता है कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों, दस्तावेजों का अध्ययन करना और प्रभावी ढंग से लागू करने की क्या करना, सिफारिश करना। अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज हो गए, अंतरराष्ट्रीय संधियां हो गई, उनको बहुत वैधानिक तरीके से उनको प्रभावी ढंग से क्या करना, अध्ययन करना और उन्हें लागू करने की क्या करना, सिफारिश करना। देखिए, मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मानव अधिकारों से संबंधित जितनी भी अंतरराष्ट्रीय हमने संधियां की है, जितने भी दस्तावेज हमने बनाए, जितने भी विधि हमने बनाई, वो प्रभावी ढंग से लागू हो पाए उसके लिए उचित प्रावधान करने हैं। ठीक है, फिर देखो, इस आयोग को सिविल न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती है। इस आयोग को एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे समन जारी करना, दस्तावेज मंगाना, किसी व्यक्ति को साक्ष्य के तौर पर उपस्थित होने के लिए कहना, ये सारे अधिकार सिविल कोर्ट के पास जो पावर है, वही सारे अधिकार किसके पास होते हैं, तो वो सारे अधिकार होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। वहीं पर मैं चर्चा करूं, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। कौन थे, रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में याद रखना वी रामा सुब्रमण्यम है ना, ये रामा सुब्रमण्यम है। ठीक है, याद रखना, क्या नाम याद रखेंगे, तो रामा सुब्रमण्यम है, जो 30 दिसंबर 2024 से है, ये आपको ध्यान रखना है वर्तमान में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एच.एल. दत्तू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंत विहीन बाघ या कागजी शेर कहा है। किसने कहा है, एच.एल. दत्तू ने। क्यों कहा है, देखो, इसके पास दंड देने का या निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये केवल सिफारिश कर सकता है। ये एक एडवाइजरी कमिटी है, स्वायत्त शासित तो है, ऑटोनॉमस तो है, लेकिन ये एक एडवाइजरी कमिटी है, एडवाइजरी कमीशन है, ये एक आयोग बनाया गया। और इसका काम क्या है, केवल और केवल क्या करना, इस से संबंधित जो मामले हैं, कहने का मतलब है कि जितने भी मामले हैं जो मानव अधिकार से संबंधित है, उनके संबंध में ये केवल और केवल सलाह दे सकता है, लोगों को सिफारिश कर सकता है, इससे ज्यादा ये और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहां पर हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में चर्चा करी है। और ये हमारी PYQs की किताब, ये हमारी PYQ श्रृंखला की एक किताब है, राजस्थान पॉलिटी की। मतलब 199 रुपए में ये किताब आप लोगों को मिलने वाली है। आप लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से या फिर नजदीकी बुक स्टोर से इस किताब को परचेज कर सकते हैं। बहुत शानदार और बहुत किफायती कंटेंट के साथ ये आप लोगों को किफायती प्राइस पे ही आप लोगों को मिल रही है, और बहुत शानदार कंटेंट हमने इसमें आपको दिया है। लगभग आप देखिए कि 2010 से लेकर के वर्ष 2026 तक के जितने भी अब तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का यहां पर व्याख्यात्मक हल आपको देखने को मिलेगा। तो यह किताब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया, शानदार और मजेदार रहने वाली है। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी विज्ञान विषय को लेकर हमने 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली है। वहीं पर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय को लेकर, अगर आप सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर साइंस के बारे में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच जो है वो आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं SST की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर की एक बुकलेट आप लोगों को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इनके साथ 10 OMR शीट भी मिल रही है, यानी आप लोग अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को 10 OMR शीट भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, है ना। चाहे आप ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, RS, SI किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।